नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानंद पटेल एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन। क्या फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ मशीन का जो आपका चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स वाइब्रेशन। क्या फ्रेंड्स, जो आपके चैप्टर का नाम है वाइब्रेशन यानी कि कंपन। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इसका यानी जो वाइब्रेशन चैप्टर है उसका 2 वीडियो पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और फ्रेंड्स यह इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसी तरह लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि पहले हमने इससे पहले जो भी था कि वाइब्रेशन के कुछ डेरिवेशन तथा कुछ फार्मूले भी मतलब सब पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन है तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, क्या फ्रेंड्स, जो हमारा पहला पॉइंट है क्या है, मशीनों में कंपन। क्या फ्रेंड्स, मशीनों में कंपन उपजने के प्रमुख कारण। क्या फ्रेंड्स कि यानी जो मशीन होता है उसमें वाइब्रेशन कैसे उत्पन्न होता है, किस कारण से उत्पन्न होता है। तो आइए हम लोग उसको पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपको सेम एग्जाम में अगर आएगा तो सेम पॉइंट वाइज लिखना है। तो अगर बात करें विभिन्न मशीनों में निम्न प्रकार प्रमुख कारणों से कंपन उपजते हैं। जैसे क्या फ्रेंड्स, यहाँ दिया पहला है क्या है, मशीनी अंगों के असंतुलित होकर गति करने के कारण कंपन उपजते हैं। क्या फ्रेंड्स, कहने मतलब असंतुलित मतलब अनबैलेंसिंग, यानी कि जो मशीन है अगर आप जहाँ उसको स्टेबल किए हैं, अगर थोड़ा सा अनबैलेंसिंग होगा तभी उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्या है कि मशीनों के रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्या फ्रेंड्स, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हिंदी में बोले तो पश्चाग्र गति करने वाले अंग डायनेमिक फोर्स उपजते हैं। क्या फ्रेंड्स, यानी डायनेमिक फोर्स यानी गतिकी बल उपजते हैं जिनके कारण कंपन उपजते हैं। तीसरा पॉइंट है, मशीनों पर ढीले अथवा दोषयुक्त अंगों के गति के कारण कंपन उपजते हैं। यानी कि जो मशीन है और उसमें अगर कोई दोष होने का मतलब है कि फ्रेंड्स, अगर मशीन का कोई भी पार्ट अगर ढीला है या उसको जो स्क्रू बोल्ट जो भी है अगर थोड़ा सा भी ढीला रहेगा तो भी वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। चौथा पॉइंट है आपको, भारों के आघातों द्वारा कंपन उपजते हैं। क्या हम भारों के आघातों के कारण कंपन उपजते हैं जैसे शक्ति प्रेस तथा हथौड़ा द्वारा प्रहार करने पर। तो फ्रेंड्स, ये जाहिर सी बात एकदम राइट है कि अगर आप मशीन पर अगर शक्ति प्रेस यानी कि कोई अगर उसको प्रेस करते हैं या हथौड़े द्वारा प्रहार करते हैं तो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्धारित से अधिक गति अथवा भार पर मशीनों को चलाने से कंपन अधिक प्रभावी होगा। यानी कि फ्रेंड्स, ये भी एकदम राइट है। 6 पॉइंट है, किसी मशीन पर कंपन उसके निकट ही स्थापित अन्य मशीनों से ट्रांसमिट होकर भी हो सकता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर आप मैं एग्जांपल की सहायता से बताऊं कि अगर क्या है कि अगर कोई कंपनी है, अगर वहाँ 2 मशीन हैं, अगर थोड़ा अगर दूर पे हैं, क्या फ्रेंड्स, जैसे अगर थोड़ा दूर पे भी हैं, अगर ये मशीन में वाइब्रेशन है तो इसके वजह से इसमें भी वाइब्रेशन उत्पन्न हो सकता है। यानी कि क्या होता है, मशीन से वाइब्रेशन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, मशीनों में कंपनों के हानिकारक प्रभाव। क्या फ्रेंड्स, मशीनों पर कंपनों के हानिकारक प्रभाव क्या होता है, यांत्रिक शेकर तथा संगीत उपकरण और स्वास्थ्य संबंधित उपकरणों आदि के कुछ लाभदायक उपयोगों को छोड़कर कंपनों के प्रमुख हानिकारक प्रभाव निम्न प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं कि वह प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला क्या है, मशीनी अंगों के कंपनों के कारण उनसे संबंधित अन्य पुर्जों, बियरिंगों, मशीन के फ्रेम तथा नींव आदि में अतिरिक्त प्रतिबल उपजते हैं। क्या फ्रेंड्स, किसमें पुर्ज मतलब जो मशीन से संबंधित पुर्जे होते हैं, बियरिंग होते हैं, मशीनों के फ्रेम होते हैं तथा नींव आदि में क्या होता है, अतिरिक्त प्रतिबल उपजते हैं। सेकेंड है, मापन यंत्र के पॉइंटर्स। क्या फ्रेंड, जो मापक यंत्र जो पॉइंटर्स होते हैं यानी बिंदु होता है आदि के कंपनों के कारण तुरंत पाठ्यांक लेना संभव नहीं हो पाता। तो भी एकदम राइट है। थर्ड पॉइंट है,
कंपनों के कारण मशीन के चालन में शोर, अंगों का ढीला होना, उनकी अतिरिक्त घिसाई तथा टूट फूट होता है। क्या फिर जो कंपन के कारण फिर जाहिर सी बात है, अगर कंपन होगा मशीन में, अगर मशीन में कोई नट बोल्ट लगा हुआ है तो अगर क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, अगर उनके बीच में अगर थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो जैसे ऊपर नीचे होंगे तो क्या होगा, घिसेगा, जिससे क्या होगा वो टूट भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनों के कारण असुविधा तथा शोर द्वारा पर्यावरण दूषित होगा। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट एकदम राइट है। पांचवा पॉइंट है, कंपनों के कारण कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है। तो ये भी क्या है कि कंपनों के जाहिर सी बात है, अगर कंपन होगा तो यानी कि ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कंपनों के हानिकारक प्रभाव से बचाव, यानी कि जो कंपन होता है उसके हानिकारक प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि पहला है, जहाँ तक संभव हो गतिमान मशीनी अंगों को पूर्णतः संतुलित किया जाना चाहिए। जो गतिमान यानी जो डायनेमिक फोर्स, मतलब जो डायनेमिक मशीन है उनको क्या किया जाए, संतुलित यानी कि क्या किया जाए, बैलेंस में किया जाए। दूसरा पॉइंट है, मशीनों पर दोषयुक्त अंग प्रयोग नहीं करने चाहिए, यानी कि जो दोष होने का मतलब फिर अगर कोई उसका पार्ट अगर ढीला है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मशीनों को उनकी निर्धारित गति तथा भार पर ही चलाया जाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या फ्रेंड्स, कंपनों की पारगम्यता क्या होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, असंतुलित द्रव्यमानों के कारण किसी मशीन में अनावश्यक कंपनों की उत्पत्ति होती है। ये कंपन मशीन के आधार में भी पारेषित हो जाते हैं। यह कंपनों के पारगम्यता कहलाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि अगर आपका क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मानिए कि एक बड़ा मशीन है, क्या फ्रेंड्स एक बड़ा मशीन है और ये नीचे क्या है, स्टेबल है, क्या फ्रेंड्स नीचे स्टेबल है। अगर इसमें अगर वाइब्रेशन होगा, क्या फ्रेंड्स अगर इसमें वाइब्रेशन होगा तो इसके कारण जो आपका जहाँ से स्टेबल है वो नीचे भी उसको काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या फ्रेंड्स, कंपन पृथक्करण। क्या फ्रेंड्स कंपन को कैसे अलग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि असंतुलित का द्रव्यमानों की उपस्थिति के कारण मशीन के अंगों में कंपन उपजते हैं, जो उनके आधारों में भी पारेषित हो जाते हैं। इन कंपनों को आधार में पारेषित होने से रोकना ही कंपन पृथक्करण कहलाता है। कंपन पृथक्करण के लिए मशीनों को सीधो उनके आधार से बांधते हैं, अपितु उनके बीच पृथक्कारी पदार्थों जैसे डैम्पर, कंपन शोषक आदि को लगाया जाता है। क्या फ्रेंड्स डैम्पर का मतलब क्या होता है कि उसको थोड़ा सा कुछ ऐसा प्लास्टिक के नुमा या कुछ ऐसा लगाया जाता है ताकि जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो हालांकि आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा जो इसका इंट्रोडक्शन है बहुत ही ईजी है। तो ठीक, तो चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आइए अब हम डेरिवेशन करते हैं कि ये में जो है कि फ्रेंड्स एक साथ मानिए कि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है फ्रेंड्स, ये डैम्पर है। क्या फ्रेंड्स आपका पहले आप ये क्या एक क्षण है जो क्या है फ्रेंड्स फिक्स है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग है, यहाँ क्या लगा हुआ है फ्रेंड, डैम्पर है। क्या फ्रेंड डैम्पर है। और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ये देखिए डैम्पर का क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कोई क्षण है, जब इस पर कोई हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, जब जैसे इसमें लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ देखिए फोर्स लगा हुआ है तो जो यहाँ यम है, यम डी स्क्वायर एक्स, यानी कि जो इसका वो क्या हुआ है परिवर्तन हुआ है। और जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है यक्स है। तो यहाँ देख लेते हैं जो हमने माना है, क्या माना है, जो क्या फ्रेंड्स यम है पिंड का द्रव्यमान है, यानी कि जो नीचे था अभी नीचे फिगर में है वो यम क्या है पिंड का द्रव्यमान है। यस क्या है स्प्रिंग का कड़ापन। यक्स क्या है किसी समय पिंड के मध्य स्थिति से क्या है एस का विक्षेप है। सी क्या है अवमंदित बल, अवमंदित गुणांक है। और फ्रेंड्स क्या है पिंड पर लगने वाले बल। एस एक्स क्या है स्प्रिंग का बल है। सी डी एक्स बाई डी टी क्या है फ्रेंड्स, जो सी ये क्या है आपका अवमंदन बल है। और जो आपका एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है त्वरक बल है। क्या फ्रेंड्स त्वरक बल है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं डेरिवेशन कैसे फ्रेंड्स। उससे पहले अगर जो फिगर मैंने ऊपर बताया है उसको अगर आप अपने कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा समझने में बेटर रहेगा।
तो क्या है कि पिंडों पर लगने वाले बलों के असंतुलन द्वारा गति समीकरण, यानी जो पिंड पर लगने वाले बलों को संतुलित द्वारा गति का समीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एस एक्स प्लस सी डी एक्स बाई डी टी। तो ये तो ऐसे ही है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी है, प्लस उसका क्या किया फ्रेंड्स कि जो माइनस है उसका क्या किया हमने अंदर गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद इस पूरे पार्ट को क्या कर दिया हम लोग इस साइड ला दिए। ये तो आप इसका गुणा मत कीजिए, इसको इस साइड में लाएंगे, जाहिर सी बात है प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एस एक्स प्लस सी, क्या फ्रेंड्स है यहाँ थोड़ा गलत हो गया, एस एक्स प्लस सी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही यहाँ यम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा कि यम से इन सब पार्ट में यम नहीं है तो यम क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सी बाई एम एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस एस एम बाई एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी अपान एम डी एक्स बाई डी टी प्लस एस अपान एम एक्स इक्वल टू 0। जो यम है आपका इस साइड आकर क्या हो गया फ्रेंड्स 0 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा केस भी जान लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा रीजन एक क्या केस होने का मतलब फ्रेंड्स किसी डेरिवेशन की भूमिका को दर्शाता है कि इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जैसे कि इसमें केस क्या है पहला यदि यस एम बाई, क्या फ्रेंड्स यस बाई एम, फ्रेंड्स यस क्या है मैंने यस क्या है उसका कड़ापन है और यम क्या है उसका द्रव्यमान है। तो अगर जो इससे अगर छोटा रहे, क्या इससे अगर छोटा रहे सी बाई 2 एम स्क्वायर कंपन की इस स्थिति को स्मॉल डैम्पिंग अंडर डैम्पिंग कहते हैं। केस सेकंड में क्या होता है यदि ये बराबर हों तो कंपन की स्थिति को क्रांतिक रेडिकल डैम्पिंग कहा जाता है या आवर्ती गति कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात कहूँ इसका निचोड़ कहूँ तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये छोटा रहे तो क्या केस बनता है, और जब इक्वल टू रहे तब क्या केस बनता है, और जब क्या फ्रेंड्स जब ये बड़ा रहे, यानी कि जैसे हम बाई जो इससे बड़ा रहे तो कंपन की इस स्थिति को अति या अवर डैम्पिंग या लार्ज डैम्पिंग तथा गति को अनावर्ती गति कहते हैं। तो ये इसके क्या हो गया फ्रेंड्स केस हो गया। डैम्पिंग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स तो अवमंदन कहते हैं। क्या है अवमंदन फैक्टर या अवमंदन अनुपात। तो क्या होता है कि सी बाई 2 एम का होल स्क्वायर तथा एस बाई एम का अनुपात निकाय में अवमंदन की कोटि को दर्शाता है, यानी कि इसके और इसके रेशियो को क्या कहते हैं अवमंदन अनुपात तथा इसके वर्गमूल को अवमंदन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या फ्रेंड्स सिग्मा सी से एप्सिलॉन, क्या फ्रेंड्स एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। क्या क्रांतिक अवमंदन गुणांक। अब फ्रेंड्स आपका क्या आ गया क्रांतिक अवमंदन गुणांक। तो क्या होता है जब क्रांतिक अवमंदन एक, क्या क्रांतिक अवमंदन का मान 1 होता है इससे अवमंदन को क्रांतिक अवमंदन कहते हैं, और इससे संबंधित डैम्पिंग गुणांक को सीसी से प्रकट किया जाता है। सीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2√SM। फ्रेंड्स आप क्या करें बलात् कंपन, फ्रेंड्स से आप अगर एग्जाम में आएगा तो समथिंग 2 नंबर में आएगा, तो आप इसको भी देख लीजिए। क्या होता है आवर्त बलों द्वारा उत्तेजित इन बलों के अंतर्गत पिंड पर एक बाहरी आवर्त बल भी कार्य करता है। तो फ्रेंड्स तो कौन बल कार्य करता है ये भी देख लेते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स की माना, क्या फ्रेंड्स माना एफ कास ओमेगा टी बाहरी आवर्त बल, एम पिंड का द्रव्यमान, सी अवमंदित बल, एस एक्स स्प्रिंग का बल, सी डी एक्स बाई डी टी अवमंदन बल, एम डी स्क्वायर बाई डी टी त्वरक बल। तो ये तीनों ये सभी इस पे लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका ये फिक्स है और ये डैम्पिंग है और आपका ये स्प्रिंग है, और जो इस पे जो पहला इस पे जो फोर्स लगा हुआ है सी डी एक्स बाई डी टी जो इसके बीच का डिस्टेंस है सॉरी डिस्टेंस है या सेक्स है, और जब इस पर थोड़ा सा और नीचे अगर फोर्स लगा तो क्या होगा एफ कास ओमेगा टी, और जो इसके सामने लगा हुआ है एम डी स्क्वायर बाई डी टी होगा। तो संतुलन द्वारा फ्रेंड्स जब इसको हम लोग संतुलन की अवस्था में लाएंगे तो इसके लिए क्या सूत्र बनेगा एम डी स्क्वायर बाई डी टी प्लस एस एक्स प्लस सी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एफ कास ओमेगा टी। तो ये सब आपको कहाँ से आया फ्रेंड्स, ये सब आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी कि जब उसको हम लोग संतुलन की अवस्था में करेंगे तो आइए समझा देते हैं क्या होगा कि
आप क्या है एम डी स्क्वायर बाई डी टी, क्योंकि फ्रेंड्स पहले हम लोग यहाँ शुरू करेंगे क्योंकि संतुलन को अवस्था में लाना है। तो संतुलन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो ये हुआ उसका प्लस एस एक्स इसका डिस्टेंस है, और उसके बाद जो ये है इसको, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों एक ही मतलब जो स्प्रिंग है एक ही लाइन में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड किए। उसके बाद एफ कास ओमेगा टी इसका क्या है आपका ये आ गया परिणाम। तो उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकली जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यक्स एफ कास ओमेगा टी माइनस फाइव सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, जहाँ फाइव इसका रूट है इनवर्स सी ओमेगा पान एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है। तो फ्रेंड जहाँ क्या है कि जहाँ फाइव है, यानी कि जहाँ फाइव है वहाँ क्या रखेंगे आप, इस पूरे वैल्यू को रखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र मरोड़ कंपन। क्या फ्रेंड्स, स्वतंत्र मरोड़ कंपन यानी कि फ्री टॉर्शनल वाइब्रेशन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आपका पिंड है या तो आप कोई बॉडी मान लीजिए, ये क्या है इस साइड फिक्स है, क्या फ्रेंड्स इस साइड फिक्स है, और जो इसके बीच का लंबाई है एल है, और जो यहाँ से यहाँ तक जो इसका विड्थ है क्या है डी है। तो ये क्या दोलन गति कर रहा है, क्या फ्रेंड्स ऑक्सीलेट गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो क्या होगा कि इसके सेंटर से क्या जब इसको सेंटर से जब हमने ऑक्सीलेट गति करा तो ए और बी से क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो गया आपका आपका डेल्टा थीटा कोण बनाया है। उसके बाद फ्रेंड जो हाफ एंगल है वो क्या है थीटा है। तो ये दोलन गति कर रहा है। तो आइए डेरिवेशन समझते हैं कि क्या कह रहा है डेरिवेशन में। क्या है, माना एक डिस्क शाफ्ट के स्वतंत्र सिरे पर लगी है। क्या एक डिस्क है शाफ्ट के स्वतंत्र सिरे पर लगी है, शाफ्ट का दूसरा सिरा फिक्स है, यानी कि मैंने जो फिगर में बताया कि जो शाफ्ट का दूसरा सिरा है वो क्या है फिक्स है, शाफ्ट का दूसरा सिरा क्या है फिक्स है। माना ओ ए डिस्क की मध्य स्थिति है तथा टी समय में यह थीटा कोण घूमकर ओ बी स्थिति में आती है। तो क्या होगा, एल शाफ्ट की लंबाई, डी शाफ्ट का व्यास और के डिस्क की त्रिज्या, इसको आर भी बोल सकते हैं, क्यू शाफ्ट का कड़ापन, क्यू शाफ्ट का कर्तन मापांक, और जो क्या जे क्या है ध्रुवीय जड़ता गुण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ वी नो दैट, क्या फ्रेंड्स वी नो दैट क्या होता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अब इसके पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कशन किया है। तो क्या होगा आई बराबर एम के स्क्वायर, क्या फ्रेंड्स आई बराबर एम के स्क्वायर, और जे क्या होता है इक्वल टू जे इक्वल टू पाई डी बाई डी पावर 4/32। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आपको ये पॉइंट नहीं मालूम रहेगा तो आप इसको नहीं कर सकते, क्या फ्रेंड्स नहीं कर सकते एकदम 100%। उसके बाद क्या है कि टी बाई जे, क्या फ्रेंड टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा पानी एल, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा जो रहेगा वो रेडियन में रहेगा, क्यू बाई टी इक्वल टू जी जे अपान एल। तो ये सभी पॉइंट को आपको याद करना है, रखना है, क्योंकि इसका बहुत आवश्यकता पड़ने वाला है आगे। क्या है, माना कि डिस्क को थीटा कोण से घुमाकर छोड़ दिया जाता है। क्या फ्रेंड जैसे कि जो आपका डिस्क है यानी जो पीछे आपका जो डिस्क बना हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं थीटा कोण से यानी कि थीटा एंगल से घुमा कर छोड़ दिया जाता है, तब वापसी बल क्या होगा फ्रेंड्स, छोड़ने का मतलब है कि फ्रेंड्स वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब है कि वो निगेटिव रहेगा, तो क्या हो जाएगा क्यू थीटा हो जाएगा। त्वरक बल इक्वल टू आई एक्स कोणीय वेग है, यानी कि जो त्वरक बल है क्या है आई एक्स कोणीय त्वरण है, तो आई फ्रेंड आई इंटू है, क्या फ्रेंड्स आई इंटू है, तो आई इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ये क्या होता है फ्रेंड्स आई इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू थीटा हो जाए, क्या फ्रेंड माइनस क्यू थीटा हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या है आई इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू थीटा इस साइड था माइनस में, उस साइड गया तो प्लस में। उसके बाद क्या किए आई बराबर डी स्क्वायर बाई डी थीटा प्लस क्यू बाई आई थीटा हो जाए। क्या फ्रेंड्स यहाँ आई है बट इस साइड आई नहीं है, तो अगर आप इस साइड आई करेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या फ्रेंड्स हम लोग सिंपल हार्मोनिक का फ्रेंड्स बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो क्या होता है डी टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो कुछ ऐसा ही होता है, मैंने पीछे वाले वीडियो में डिस्कशन किया है। तो क्या होगा कि जैसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक के लिए कुछ करेंगे तो क्या होगा कि ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई आई हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या फ्रेंड्स टाइम पीरियड निकालेंगे, क्या होता है 2 पाई
अपान ओमेगा, तो ओमेगा का मान रखेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आवृत्ति यानी कि n इक्वल टू 1/2 पाई एक्स क्यू बाई आई, यानी कि हम लोग सभी वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है हमारा शायद इस जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन का लास्ट वीडियो है, और मैंने पार्टिकुलर जितने भी फ्रेंड्स टॉपिक है, क्या भाई जितने भी मेन टॉपिक हैं मैंने उसका पूरा इसमें इंक्लूड किया है। और अगर आप चाहें तो ये इससे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझा के उसके बाद वीडियो को बिना मतलब कुछ जल्दी किए हुए बनाया है। तो आप अच्छी तरह से उसको देखिए और बिना स्किप किए हुए आप यहाँ नोट्स बनाएंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको समझ में आएगा और आप अच्छी तरह से बना भी पाएंगे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या होगा कि पीडीएफ से समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं। और एक बात और है फ्रेंड्स, ये वीडियो का मतलब आपके जो थ्योरी ऑफ मशीन का लास्ट चैप्टर है और लास्ट वीडियो था, तो फ्रेंड्स आप एक वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसका फ्रेंड्स पीडीएफ जो आपका पीडीएफ का है उसका यानी कि जो वीडियो है उसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है थ्योरी ऑफ मशीन के नाम से। तो आप वहाँ से उस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, और अगर टाइम नहीं है तो आप उसका सभी लेक्चर सुन लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।